गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका लैंग्वेज लैब का सेकंड सेशन है और जो टॉपिक हमारा रह रहा है दैट इज़ अ रिज्यूम राइटिंग बेसिकली। नाउ व्हाट इज़ अ रिज्यूमे राइटिंग। आज जो इस पर्टिकुलर टॉपिक है रिज्यूमे राइटिंग, इसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिज्यूमे राइटिंग कि कितने तरह के रिज्यूम्स होते हैं हमारे पास, देन देयर इज़ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड रिज्यूम कि एक अच्छे रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और उसके बाद एसेंस ऑफ अ गुड रिज्यूम, एक गुड रिज्यूम का एसेंस जो है वो बेसिकली क्या होता है, एंड द फाइनल इज द फॉर्मेट ऑफ अ रिज्यूम कि रिज्यूम का एक सिंपल फॉर्मेट जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। नाउ नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिज्यूम। रिज्यूम एक्चुअल में होता क्या है। नाउ व्हाट इज अ रिज्यूम, देखिए अ रिज्यूम कैन बी डिफाइंड एज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग वंस पास्ट अचीवमेंट्स। दिस रिज्यूम जो है वो एक ऐसा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी व्यक्ति के पास्ट अचीवमेंट को दर्शाता है, उनके पास अचीवमेंट्स को दर्शाता है, एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, और उनके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को दर्शाता है। उनका पास अचीवमेंट और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को दर्शाता है फॉर अ कोवर्टेड कैरियर, उनके कोवर्टेड कैरियर, उनके बेटर करियर के लिए। रिज्यूम इज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स विच इंक्लूड्स अ समरी ऑफ योर एजुकेशनल एंड एकेडमिक बैकग्राउंड्स। बेसिकली रिज्यूम जो होता है वो किसी भी व्यक्ति का एजुकेशन, उनका जो एजुकेशनल है या फिर एकेडमिक, जो उनका एकेडमिया है, यानी कि एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के अलावा उन्होंने और क्या क्या चीज़ों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन सब का एक ब्रीफ समरी जो है वो रिज्यूम होती है। बेसिकली उन सारी उनको वो बताती है। इट इंक्लूड्स रिसर्च एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। इसमें आपका रिसर्च वर्क है, आपका एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस, सभी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होती है। इट ऑल्सो गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अगर आपने कोई अवार्ड्स अपनी लाइफ में जीते हैं, आपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में, या फिर आपने किसी तरह का कोई भी अवार्ड्स या फिर कोई ऑनर अगर आपको मिला है, ऑनर्स अवार्ड्स अगर आपको मिले हैं, तो ये इसमें आपके बाकायदा मेंशन होते हैं। अ गुड रिज्यूम शुड गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन विच मेक्स यू अ सूटेबल कैंडिडेट। एक अच्छा रिज्यूम वही होता है जो आपके सारी अच्छाइयों को, आपके सारी क्वालिटीज़ को, आपके सारे अचीवमेंट्स को ढंग से दर्शाए, और आपको सूटेबल कैंडिडेट्स, और जो आपको हेल्प करे टू बिकम अ सूटेबल कैंडिडेट, एक सूटेबल कैंडिडेट बनने के लिए फॉर द जॉब अप्लाइड फॉर। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए आपको सूटेबल कैंडिडेट के तौर पे लोगों के सामने लाए। यानी बेसिकली रिज्यूम जो होता है वो किसी का भी एक डिटेल्ड एक समरी होती है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड का, उसके एकेडमिक बैकग्राउंड का, उसके वर्क का, उसके एक्सपीरियंस का, उसके हॉबीज़ का, उसके रिसर्च वर्क का, जो उसको किसी भी एप्लीकेंट को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक सही कैंडिडेट जो है वो प्रूव करती है। रिज्यूम इज ऑल्सो नोन एज बायोडाटा। वी ऑल्सो नो कि पहले हमें रिज्यूम को हम बायोडाटा भी कहते हैं, पर आजकल ये कम होता है। वी कॉल इट रिज्यूमे और करिकुलम वीटे। सो रिज्यूम राइटिंग जो है वो दिस इज बेसिकली डिटेल डिस्क्राइबिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ वन पास्ट अचीवमेंट्स फॉर अ कोवर्टेड कैरियर। नाउ टाइप्स ऑफ रिज्यूम। अब इसके बाद आपके पास आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिज्यूम। बेसिकली टाइप्स आपके पास बेसिकली वी आर हैविंग द 5 टाइप्स ऑफ रिज्यूम। देखिए सबसे पहला रिज्यूम है दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। ये बहुत फंक्शनल रिज्यूम है, बहुत ये रिज्यूम जो है दिस इज द मोस्ट कॉमन रिज्यूम। देखिए व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम स्टार्ट्स बाय लिस्टिंग द वर्क हिस्ट्री। एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम जो होती है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है लिस्टिंग द वर्क हिस्ट्री। आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है बेसिकली वो सबसे पहले आता है। 90% आप देखेंगे कि जो जब एक नोवाइस यानी जो स्टार्टिंग बिगिनर जब रिज्यूम लिखता है तो पर्सनल डिटेल को पहले लिखता है, और उसके बाद फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड, देन आपके हॉबीज एंड दिस एंड उसके बाद वो उसको आगे जो है उसको एक्सटेंड करता चला जाता है। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम जो है वो बेसिकली बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल होती है, यानी कि सबसे पहले आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो सबसे पहले आता है, आपका पर्सनल हिस्ट्री जो है वो लास्ट में चली जाती है इसमें। तो by listing the work history with the most recent position listed first, इसमें भी सबसे पहले यानी अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपका जो मोस्ट रीसेंट पोजीशन होता है वो सबसे ऊपर यानी सबसे पहले आता है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज प्रेफर दिस टाइप ऑफ रिज्यूम। अधिकतर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इसी तरह के रिज्यूम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट इज़ ईजी टू सी, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है उनके लिए ये देखना या इस बात को बाइफिकेट करना व्हेन एन एप्लीकेंट हैड बीन वर्किंग ऑन, कि वो एप्लीकेंट जो है वो किस पे काम कर रहा है, अभी जिस पोस्ट के लिए एक्चुअली वो अप्लाई कर रहा है वो कैंडिडेट क्या उस पोस्ट में पहले काम कर चुका है, क्या उसका एक्सपीरियंस है या उसको नहीं है। तो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम जो है वो कहीं ना कहीं आपके वर्क हिस्ट्री को सबसे पहले बताती है, और उसके बाद आपका बाकी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका दूसरा अकेडमिया या फिर अदर अचीवमेंट एंड ऑनर्स एंड एवरीथिंग जो है वो उसके बाद आता है। और पर्सनल डिटेल जो है वो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में सबसे ज़्यादा सबसे एंड में लिखा जाता है, इसीलिए क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है इन टुडेज एरा।
Now the next is functional resume. Now what is functional resume? A functional resume focuses on skills and experience. एक functional resume वो resume होता है जो आपके skill और experience को बताता है, आपके अंदर क्या skills हैं, आपके basically आपके अंदर क्या competence है, वो और आपका experience को show करता है, skills and experience को show करता है, rather than on the chronological work history. ये आपके chronological work history को नहीं बताता. Chronological का मतलब होता है इसका उल्टा, यानी कि जो सबसे पहला है यानी सबसे recent है वो सबसे ऊपर और जो आपने सबसे पहले किया वो सबसे बाद में. तो ये chronological work history पे इतना स्ट्रेस नहीं आता है, रादर ये आपके स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस पे आपको ज़्यादा देता है. बेसिकली स्किल्स का मतलब है आपका यू नीड टू राइट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ऑल, आपका एकेडमिक, आपका एजुकेशनल और उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस. तो ये बेसिकली जो है ये आपका फंक्शनल रिज्यूम जो है ये क्रोनोलॉजी से ज़्यादा गैप जो मर्ज करने के काम में आता है. ये इट इज़ ऑफन यूज बाय द पीपल हु आर चेंजिंग देयर करियर. ये अधिकतर उन लोगों द्वारा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या मोस्टली दिस टाइप ऑफ रिज्यूम इज used by those kind of people who have gaps in the employment, जिनके employment gaps होता है. gaps in the sense है कि अब अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो 1 साल काम कर रहा है, फिर 2 महीने वो छोड़ दे रहा है, उसके बाद दोबारा से वो रेस्ट 7 और 8 मंथ्स वो काम कर रहा है, तो ये जो 2 या 3 महीने का गैप जो है ये ढक जाता है, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में जो वर्क हिस्ट्री है वो बाद में आता है, क्योंकि वर्क हिस्ट्री को बाद में आता है और बिल्कुल मतलब ईयर्स में लिखा जाता है इसका वर्क हिस्ट्री. इसीलिए ये जो है ये आपका अगर कोई गैप भी अगर बीच में आ जाता है 1 मंथ का, 2 मंथ का या किसी भी तरह का 10-15 दिन का, तो ये कहीं ना कहीं उस गैप को मर्ज कर देता है. तो बेसिकली फंक्शनल रिज्यूम उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है हु आर हैविंग द गैप्स इन द एम्प्लॉयमेंट, जिनके एम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं गैप्स है. The third is a combination resume. Now what is combination resume? Basically combination resume lists the skills and experience first. देखिए combination resume and a functional resume कहीं ना कहीं ये दोनों जो है वो vice and versa है, समान है. कॉम्बिनेशन रिज्यूम इज बेसिकली लिस्ट द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस फर्स्ट. ये आपका स्किल्स एक्सपीरियंस को सबसे पहले बताता है. द एम्प्लॉयर्स हिस्ट्री इज लिस्टेड नेक्स्ट, और उसके बाद एम्प्लॉयर्स हिस्ट्री को बताता है. एम्प्लॉयर्स हिस्ट्री जो है वो आपके स्किल एंड एक्सपीरियंस के बाद आता है. दिस टाइप ऑफ रिज्यूम कैन हाईलाइट द स्किल्स ऑफ द एप्लीकेंट. ये रिज्यूम भी कॉम्बिनेशन रिज्यूम बेसिकली के एप्लीकेंट के स्किल्स को ज़्यादा हाईलाइट करती है. ये बेसिकली एप्लीकेंट के स्किल्स को हाईलाइट करने के काम में आता है. एंड दोज रेलिवेंट टू द जॉब फॉर द एप्लीकेंट इज अप्लाइंग फॉर. और ये बेसिकली उन्हीं स्किल्स को ज़्यादा स्ट्रेस करता है या उन्हीं स्किल्स को ज़्यादा ये बताता है या उनको ज़्यादा हम लोग हाईलाइट करते हैं जो बेसिकली जॉब के लिए रेलिवेंट होती है. जो स्किल्स किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए रेलिवेंट होती है या चाहिए होती है, उन्हीं स्किल्स को इसमें ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है. कॉम्बिनेशन रिज्यूम आर बेसिकली मेड बाय दोज पीपल हु वांट टू हाईलाइट देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल दे आर अप्लाइंग फॉर. जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो स्किल्स चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए, उसी चीज़ को इसमें दर्शाया जाता है. सो दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन रिज्यूम. द कॉम्बिनेशन रिज्यूम के बाद फोर्थ पॉइंट इज टारगेट रिज्यूम. बेसिकली देखिए जो टारगेट रिज्यूम होता है दैट्स अ टारगेट. ये नेम सिग्निफाइज कर रहा है कि किसी टारगेट को लेके. तो टारगेट रिज्यूम इज बेसिकली दैट रिज्यूम जो किसी टारगेट बेस्ड होता है, यानी जैसा जॉब आपका होगा या जैसा प्रोफाइल आपका जॉब प्रोफाइल जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिज्यूम को आप मॉड्यूल करते हैं. देखिए अ टारगेट रिज्यूम इज अ कस्टमाइज रिज्यूम. एक टारगेट रिज्यूम कस्टमाइज होता है. कस्टमाइज इन द सेंस है कि ये रिज्यूम ऐसा रिज्यूम होता है जो चेंज होता रहता है. इसमें चेंज बहुत ज़्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल. जैसा जॉब उसके अकॉर्डिंग हमने रिज्यूम को कस्टमाइज कर देते हैं. हो सकता है हमारा एक्सपीरियंस या हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो, पर जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के लिए हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन उतनी नहीं चाहिए. वी वांट 10th, वी वांट 12th, वी वांट ग्रेजुएशन, समथिंग लाइक दैट. तो आपका क्वालिफिकेशन हम उतना ही उसमें दर्शाते हैं टारगेट रिज्यूम में जितना उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए नीडेड या रिक्वायर्ड होती है. क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटेंट अगर कोई बंदा होता है और अगर रिज्यूम में आप लिख देते हो और उनको नहीं चाहिए होता है, तो मे बी दे विल रिजेक्ट यू, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी या फिर आपका सस्टेनेबिलिटी इस पर्टिकुलर जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कम होगी, अपने को रिटेन नहीं करेंगे एक समय बाद. तो जो टारगेट रिज्यूम होता है ये बेसिकली एक कस्टमाइज रिज्यूम होता है जो कोई भी एप्लीकेंट या कोई भी एप्लीकेंट जो है वो अपने जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करता है. एज इट इज स्पेशली हाईलाइट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस स्किल्स को ज़्यादा हाईलाइट करता है. यू हैव दोज आर रेलिवेंट टू द जॉब. जो आपको लगता है जो आपको ये लगता है कि जो आपके जॉब के लिए जो है बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है,
जो आपके जॉब के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है बेसिकली, और ये जो है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। दिस रिज्यूम इज़ अ परफेक्ट मैच ऑफ योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ये रिज्यूम जो है वो आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का परफेक्ट मैच होता है, कि उनमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को बहुत अच्छी तरह बताया जाता है। सो बेसिकली टारगेट रिज्यूम इज दैट रिज्यूम जो बेसिकली आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स को आपको हाईलाइट करता है, आपके एक्सपीरियंस स्किल्स को आपको हाईलाइट करता है, और ये बेसिकली आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को कस्टमाइज करके दर्शाता है, यानी जैसा जॉब प्रोफाइल जैसा रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बेसिकली टारगेट रिज्यूम को बनाते हैं। Now the fifth one is the mini resume. Now what is mini resume? Mini resume is basically what? देखिए mini resume वो resume होता है, इसमें किसी भी एप्लीकेंट का पूरा पर्सनल डिटेल नहीं जाता है। इसमें केवल बेसिकली मिनी रिज्यूम में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था आपका एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ओनली। इसमें आपका पर्सनल डिटेल हो गया, आपका हॉबीज़ हो गया, या फिर बाकी चीज़ें जो इसमें नहीं आती है। मिनी रिज्यूम देखिए, मिनी रिज्यूम कंटेन्स अ ब्रीफ समरी ऑफ योर करियर हाइलाइट्स। मिनी रिज्यूम में बेसिकली आपके करियर हाइलाइट्स होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, यानी अभी तक आपका अचीवमेंट जो है वो होता है। Mini resume basically highlights your qualification and all. It can be used for networking purpose or shared upon the request for the prospective employer. ये basically आपका networking purpose के कारण होता है, और ये किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, यानी कि कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसको आपको लगता है कि वो आपके लिए अप्रोचेबल है, वो अगर, और ये रेफरेंस अगर आपके पास है और वो आपका केवल क्वालिफिकेशन देखना चाहता है, वो एम्प्लॉयर आपका केवल क्वालिफिकेशन देखना चाहता है, आपके करियर का बैकग्राउंड अगर वो चेक करना चाहता है, तो वो इस तरह का रिज्यूम डिमांड करता है। ये बेसिकली रेफरेंस वाले या फिर आपके बहुत ज़्यादा नियर एंड डियर वन अगर कोई एम्प्लॉयर अगर आपका ऐसा होता है जो आपको पर्सनली जानता है, हु नोज यू वेरी पर्सनली एंड डोंट वांट टू नो योर हॉबीज, डोंट वांट टू नो योर फैमिली background or other things, and they want to know only the highlights of your qualification and the career background, वही इस तरह का रिज्यूम जो है वो डिमांड करते हैं। The employer refers writer who wants an overview of your accomplishment rather than a full length resume. ये बेसिकली वो एम्प्लॉयर मांगते हैं जो आपके अकम्पलिशमेंट्स को देखते हैं, आपके अकम्पलिशमेंट, आपके अचीवमेंट्स को देखते हैं, बेसिकली जो आपके अचीवमेंट्स को देखते हैं, और वही अचीवमेंट्स जो है वो आपके उसमें चलते हैं। देन अ फुल लेंथ रिज्यूम, ये फुल लेंथ रिज्यूम्स नहीं होता है, रादर ये बहुत कस्टमाइज रिज्यूम होता है, ये भी जो आपके अकम्पलिशमेंट्स, आपके करियर हाईलाइट्स या क्वालिफिकेशंस बताते हैं। नाउ द सिक्स्थ वन इज नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूम। जैसे आपको नाम से पता है, नॉन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब होता है बेसिकली जो पेपर पेन वाला रिज्यूम होता है, पर आजकल हमने बहुत सी चीज़ें चेंज कर दी। यू नो द ट्रेडिशनल्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली। अब आपके 90% रिज्यूम्स होते हैं वो पहले आपके पास वेब बेस्ड होते हैं, यार आप पहले बना के उसको भेजते हैं। वेब बेस्ड रिज्यूम का सबसे बड़ा इसका जो मेरिट होता है या इसका सबसे एडवांटेज होता है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पेन पेपर और रिज्यूम में मेंशन नहीं कर पाते, बिकॉज इट बिकम टू लेंथी फॉर अस, हेक्टिक हो जाता है उसको लिखना, या फिर उसमें अटैच करना बहुत भारी होता है। पर जो नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूम होता है, यानी वेब बेस्ड रिज्यूम जो होता है, इसमें अगर जो भी चीज़ें चाहें आप उसमें अटैच करके आगे अपने एम्प्लॉयर को या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को आप भेज सकते हैं, सो दैट दे कैन एबल टू गो थ्रू विद इट, कि जैसे कि वो उसको देख सके। तो ये जो नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूम है, ये बेसिकली आपके वेब बेस्ड रिज्यूम होता है। नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूम इज अ वेब बेस्ड वर्जन ऑफ योर रिज्यूम। नॉन ट्रेडिशनल में एक वेब बेस्ड वर्जन ऑफ योर रिज्यूम होता है। इट इंक्लूड्स योर फोटोग्राफ्स, योर ग्राफिक्स, योर इमेज, द ग्राफ्स एंड अदर विजुअल्स। ये आपके किसी भी अगर आपको फोटोग्राफ्स, कोई ग्राफिक्स, कोई इमेज, या फिर आपका कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अगर आपको यू नीड टू अटैच, अगर आपको अटैच करना है, तो नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूम इज द बेस्ट। नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूम इज द बेस्ट वे टू सेंड योर रिज्यूम। तो नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूम बेसिकली वेब बेस्ड रिज्यूम जो आजकल हम इस्तेमाल करते भी हैं। पेन और पेपर से ज़्यादा आजकल इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ऑन है, क्योंकि ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो पहुंच जाता है। आप एक बार बना लेते हो तो यू कैन सेंड इट टू द एन नंबर ऑफ पीपल। अब बहुत सारे लोगों के साथ एक ही जगह आप इसको भेज सकते हैं। तो दिस इज द नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूम। तो बेसिकली आपका 6 तरह के रिज्यूम्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, यानी इसमें सबसे पहले आपका वर्क एक्सपीरियंस आता है, और सबसे लेटेस्ट सबसे ऊपर आएगा वर्क एक्सपीरियंस में भी, और सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस सबसे बाद में। उसके बाद यू आर गोइंग टू हैव द अदर डिटेल। फंक्शनल रिज्यूम जो है, इसमें स्किल एक्सपीरियंस सबसे ऊपर ही आता है, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री। कॉम्बिनेशन रिज्यूम वो रिज्यूम होता है, इसमें स्किल और एक्सपीरियंस सबसे पहला आता है, और एम्प्लॉयर्स हिस्ट्री जो है वो उसके बाद में आता है। कॉम्बिनेशन रिज्यूम बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनके जॉब्स में गैप होता है, यानी जो बहुत रेगुलर बेस पे जॉब नहीं करते हैं, रादर उनके जॉब में कहीं ना कहीं 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, या कुछ पर्टिकुलर टाइम बीइंग के पीरियड के लिए वो लोग जॉब छोड़ देते हैं, तो उस गैप को मर्ज करने का काम कॉम्बिनेशन रिज्यूम करता है। नाउ देयर इज अ टारगेट रिज्यूम। टारगेट रिज्यूम वो रिज्यूम होता है जो किसी टारगेट को देख के बनाया जाता है। इन द सेंस ये है कि
जैसा आपका जॉब प्रोफाइल होता है, आप उस जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये रिज्यूम जो है फ्रेम करते हैं। दिस इज अ टारगेट रिज्यूम। ये आपके स्किल एंड एक्सपीरियंस सबसे पहले बताता है। ये कस्टमाइज रिज्यूम होता है बेसिकली। टारगेट रिज्यूम इज अ कस्टमाइज रिज्यूम। जैसा आपका टारगेट होगा, जैसा जॉब प्रोफाइल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अपनी क्वालिफिकेशन को जो है वो चेंज करते हैं या एक्सपीरियंस को चेंज करते रहते हैं। देन देयर इज अ मिनी रिज्यूम। मिनी रिज्यूम इज बेसिकली दैट रिज्यूम जो फुल लेंथ रिज्यूम नहीं होता है। इसमें पर्सनल क्वालिफिकेशन आपके पर्सनल डिटेल्स, आपका हॉबीज, स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ नहीं आता है। ये मिनी रिज्यूम जो है वो बेसिकली आपके अकम्पलिशमेंट्स को, अकम्पलिशमेंट्स मीन्स होता है आपका अचीवमेंट्स को, आपके करियर हाईलाइट्स को, आपके क्वालिफिकेशंस को बताता है बेसिकली। आपके क्वालिफिकेशन, आपके अकम्पलिशमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपॉन करता है ये, और इन्हीं दोनों चीज़ को ज़्यादा इस पे बताया जाता है। ये फुल लेंथ रिज्यूम नहीं होता, इसमें बाकी चीज़ें नहीं आती हैं। बेसिकली मिनी रिज्यूम उन लोगों के द्वारा ज़्यादा मांगा जाता है जिन लोगों को, जो लोग ऑलरेडी आपके जान पहचान के होते हैं, द एम्प्लॉयर नो यू वेरी वेल, वो लोग मिनी रिज्यूम आपका मांगते हैं। एंड द सिक्स्थ वन इज द टारगेट नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूम। नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूम इज अ वेब बेस्ड रिज्यूम बेसिकली। ये रिज्यूम जो होता है ये आपके फोटोग्राफ, ग्राफ्स, इमेजेस या अदर विजुअल्स को बताने के काम में आता है। नॉन ट्रेडिशनल रिज्यूम ये पेन पेपर वाला नहीं होता, बेसिकली दिस इज टोटली वेब बेस्ड, जो आजकल हम लोग काम में लेते हैं। ये बहुत ही कम समय में हम एन नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोगों को हम एक साथ भेज सकते हैं। सो दीज आर 6 टाइप ऑफ रिज्यूम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिज्यूम। यानी क्या, जब हम एक रिज्यूम फ्रेम करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे उस पर्टिकुलर रिज्यूम को और ज़्यादा बेटर बनाती है, उसकी क्वालिटी को एनहांस करती है, या फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो बाकी लीक से थोड़ा हटके होता है। सो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं रिज्यूम के जो उस रिज्यूम में होने चाहिए। नाउ व्हाट आर दोस? देखिए, द रिज्यूम कंपोनेंट्स कैन बी डिस्क्राइब अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। रिज्यूम कंपोनेंट्स को हम फॉलोइंग हेडिंग्स में बता सकते हैं। द फर्स्ट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। एक अच्छा रिज्यूम वही होता है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। जब आप कहीं भी रिज्यूम डालते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि अगर वो आपको कॉल बैक करते हैं या फर्दर अगर वो कोई इंक्वायरी करते हैं या आपके कहीं ना कहीं आपसे वो कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज द ओनली मोड ऑफ द मीडियम वेयर दे कैन एबल टू इन्फॉर्म यू और द कॉन्टैक्ट यू। सो इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड, इसलिए वो क्लियर होना चाहिए। अ गुड रिज्यूम मस्ट हैव अ क्लियर स्टेटेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। एक अच्छा रिज्यूम वही होता है जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड हो, यानी बिल्कुल सही तौर पर बताई जाए। द नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, रिज्यूम के अंदर ऑब्जेक्टिव लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली किसी भी एम्प्लॉयर को ये बताता है कि आप एक्चुअल में ये कंपनी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। आपका बेसिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है इस कंपनी को, इस पर्टिकुलर जॉब को, इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल को ज्वाइन करने का। देखिए, व्हाइल राइटिंग रिज्यूम वन मस्ट फोकस ऑन हिज और जॉब सर्च। जब हम रिज्यूम लगते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसा हमारा जॉब सर्च है, जिस तरह का हमारा जॉब है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिज्यूम भी कल्टिवेट, यानी कि उसी तरह के अकॉर्डिंग हमारा रिज्यूम होना चाहिए। अ कंसाइज एंड अ क्लियर स्टेटमेंट अबाउट द पोजीशन मस्ट बी मेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंसाइज यानी छोटे तौर पे, और क्लियर स्टेटमेंट और बिल्कुल साफ तौर पे जो पोजीशन है, जो जॉब प्रोफाइल है, जो पोजीशन जो है वो बताई जाए। यानी कि जहां पे अगर आप पहले कहीं काम कर रहे हैं वो, या फिर जहां पे आप जा रहे हैं, जिस जॉब प्रोफाइल के आप जा रहे हैं, तो वो जॉब प्रोफाइल क्यों ज्वाइन कर रहे हैं उसके बारे में क्लियर स्टेटमेंट जो है होना चाहिए। क्लियर स्टेटेड स्टेटमेंट वो उसमें होना चाहिए। जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन मस्ट बी मेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑब्जेक्टिव में जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन हो। नाउ द नेक्स्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एकेडमिक मीन्स है कि आपने क्या क्या कर रखा है, यानी कि आपने पास में क्या क्या किया है। इट शुड गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन पास। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने जो एग्जामिनेशन अपने पास कर रखे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, विद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ग्रेड्स एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसमें आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपके ग्रेड्स, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस बोर्ड से पास किया, किस ईयर में आपने पास किया, ये भी क्लियर स्टेटेड होना चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड शुड बी इन रिवर्स ऑर्डर। एकेडमिक रिकॉर्ड हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। रिवर्स का मतलब ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जो आपके ऊपर दिया हुआ है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है कि जो आपने सबसे पहले किया। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव डन द ग्रेजुएशन, सबसे पहले ग्रेजुएशन आएगा, आफ्टर दैट देयर इज 12th एंड आफ्टर दैट देयर इज 10th। तो ये बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। ये आपके पास ऐसा नहीं कि आपने पहले 10th फिर 12th फिर वो, बल्कि जो पहले किया है वो सबसे पहले, और जो अभी लेटेस्ट है वो सबसे पहले, और जो पहले किया है वो सबसे बाद में। सो इट शुड बी ना क्रोनोलॉजिकल रिवर्स ऑर्डर एकेडमिक रिकॉर्ड। तो इसमें आपके पास परसेंटेज, मार्क्स, ग्रेड, एग्जामिनेशन जो पास किया है वो, इंस्टीट्यूशन के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आपके सारा नेम लिस्ट, और बाकी ये सब रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए।
द नेक्स्ट है स्कूल इंस्टीट्यूशन। देखिए स्कूल इंस्टीट्यूशन का अलग से कुछ नहीं बता, वो बेसिकली एकेडमिक रिकॉर्ड में ही मर्ज कर देते हैं, पर स्कूल इंस्टीट्यूशन के नाम आपको लिखने होते हैं कि बेसिकली आपने किस गवर्नमेंट बॉडी से, किस प्राइवेट बॉडी से, या फिर किस पर्टिकुलर बोर्ड से आपने अपना जो स्कूलिंग जो है, या फिर अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या वॉट एवर द डिग्री दैट यू हैव अचीव्ड, वो किस बेसिकल इंस्टीट्यूशन से या स्कूल से है। बिकॉज ये आपका कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करता है बेसिकली कि आप किसी भी एम्प्लॉयर को कि वो जज कर सके कि आपने किस क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपने अपना जो क्वालिफिकेशन जो है वो अचीव किया है। तो रिज्यूम शुड गिव अ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन अटेंडेड बाय यू। द नेक्स्ट इज द स्किल्स। आपका स्किल्स जो है बेसिकली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअल में आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, आपके अंदर क्या ऐसे कॉम्पिटेंस है कि एम्प्लॉयर जो है वो आपको हायर करे बेसिकली। देखिए आपके पास यू आर हैविंग एन नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग फॉर द इंटरव्यू, बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, पर उसमें से भी कुछ ही लोगों को चुना जाता है, क्योंकि आप अगर इफ़ यू आर हैविंग द कॉम्पिटेंस, अगर आपका कॉम्पिटेंस है तो बाकियों के पास भी है, पर आपके पास आजकल आपके पास कुछ ऐसा कॉम्पिटेंस होना चाहिए जो आपको उस पर्टिकुलर लीग से थोड़ा सा अलग हटके तैयार करे, अलग हटके खड़ा करे। सो ये स्किल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अ गुड रिज्यूम स्किल शुड बी क्लियरली मेंशन। एक अच्छा रिज्यूम जो होता है, स्किल्स जो होता है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स द एम्प्लॉयर टू एक्सेस द बैकग्राउंड, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एक एम्प्लॉयर को हेल्प करता है कि वो आपके बैकग्राउंड को एक्सेस कर सके, वो जांच कर सके, वो उस बात को अच्छी तरह से वेरीफाई कर सके कि बेसिकली आपने कहाँ से क्या किया है, एंड द कॉम्पिटेंस ऑफ एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल। और वो कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से आपके कॉम्पिटेंस को पूरा नहीं पर कुछ हद तक वो पता लगा लेता है कि जैसा आपका क्वालिफिकेशन है, जहां से आपने किया है, तो आप कितने कॉम्पिटेंट है, आप उनके लिए कितने लायक है, आप उनके लिए कितने यूजफुल है, फ्रूटफुल है, वो उससे पता लगा सकते हैं। द नेक्स्ट वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहाँ पे काम किया है प्रीवियसली, आपका एक्सपीरियंस कितने सालों का, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। बेसिकली आपने किस प्रोफाइल में काम किया है वो भी मेंशन होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को हेल्प मिलती है ये जज करने के लिए कि आपके पास उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है या नहीं है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। An entry level resume cannot complete without a list of working experience, and never forget the list of internship and summer training. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखा जाए तो वर्किंग एक्सपीरियंस जो जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है वो अपने एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए, पर जो लोग एंट्री लेवल होता है यानी जो पहले में जॉब जस्ट ज्वाइन ही कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने इंटर्नशिप और समर ट्रेनिंग के बारे में लिखें। इंटर्नशिप और समर ट्रेनिंग ये दोनों चीज़ें जो है वो वहाँ पे मेंशन करें, दैट यू अंडरटेकन, जो आपने किया है। मेक श्योर दैट क्लियरली डिफाइन योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने ड्यूटीज़ को क्लियरली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ को क्लियरली डिफाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्क एंड एक्सपीरियंस को पूरा दिखाना है, पूरा दर्शाना बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आजकल ये बहुत एक इनसेपरेबल पार्ट हो गया है कि आपने आजकल केवल आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, रादर आपने अपने एजुकेशन को अचीव करते करते या एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ साथ आपने और एक्स्ट्रा क्या किया हुआ है अपने स्कूल डेज में, अपने जॉब प्रोफाइल में, उन चीज़ों को भी मेंशन किया जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को सबको मेंशन किया जाता है, जिससे कि जो एम्प्लॉयर है उसको पता लगे आप कितने ज़्यादा आउटवर्ड हैं या आप कितने बड़े अचीवर हैं। An essential part of a resume is extracurricular activities. Extracurricular activities बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल पार्ट है एक रिज्यूम का। इन विच द कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन द कोर्स ऑफ स्टडी। एक कोर्स ऑफ स्टडी में यानी कि अपने स्टडी को कंप्लीट करते हुए जितने भी कैंडिडेट ने जिन जिन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है वो सभी चीज़ें मेंशन होती हैं। दिस इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स। इसमें आपने अगर किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशनल जनरल इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में अगर आपने कुछ पार्टिसिपेट किया है या कुछ किया है, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आपको मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब आपने केवल पढ़ाई की है, एक्स्ट्रा आउटवर्ड आप कितने हो वो आपका जजमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपने डिबेट, सेमिनार्स और अगर आपने कहीं पे किसी को कोऑर्डिनेट किया है या कुछ चीज़ें बताई हैं तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेंशन होनी चाहिए। द नेक्स्ट रेफरेंस, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस। आजकल हर रिज्यूम के अंदर रेफरेंसेस लिखे जाते हैं। रेफरेंसेस बेसिकली किसी भी दो व्यक्तियों के नाम, उनका एड्रेस, उनका जॉब प्रोफाइल और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनमें होती हैं। ये एक एम्प्लॉय को हेल्प करती है बेसिकली रेफरेंस, कि वो इस बात का वेरीफाई कर, क्रॉस चेक कर सके कि जो आपने रिज्यूम में लिखा है या जो आपने अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जो चीज़ें मेंशन है एक्चुअल में वो आपका है भी, मतलब उस तरह के आप हो भी या नहीं हो। तो ये रेफरेंसेस बेसिकली क्रॉस चेक करने के लिए होता है कि आपने जो चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन जो दी है वो कितनी वैलिड है।
Candidates are required to mention the names, designation, address, telephone numbers and mail addresses of the two person who can be referred to the prospective employer. Candidate जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट जो है वो किसी भी दो व्यक्तियों के नाम, उनके डेजिग्नेशन, उनके एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो दे किसको, अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को, यानी जहाँ पे जॉब ज्वाइन करने वाला है उसको वो किसी भी दो कैंडिडेट के नेम, उनका डेजिग्नेशन, उनका एड्रेस, टेलीफोन नंबर और मेल एड्रेस दे। एंड एम्प्लॉयर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ अदर डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयर जो है वो आराम से पूरा डिटेल को वो वेरीफाई कर पाएगा कि आपने जो डिटेल्स दी हैं या आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो कितना सही और कितना गलत। द नाइन्थ वन इज ऑनर्स एंड अवार्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके ऊपर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज एन इनसेपरेबल पार्ट। सिमिलरली ऑनर्स एंड अवार्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज ऑल्सो एन इनसेपरेबल पार्ट। देखिए ऑनर्स एंड अवार्ड शुड बी मेंशन इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ऑनर्स अवार्ड जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होना चाहिए। आपने क्या क्या चीज़ अचीव की है, कैसे कैसे अचीव किया है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, ये उसमें होना बहुत मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट इट कैन डिस्क्राइब द कैंडिडेट्स अचीवमेंट। क्योंकि ऑनर्स एंड अवार्ड जो होता है वो किसी भी कैंडिडेट के अचीवमेंट को दर्शाती हैं, बताती हैं, तो ऑनर्स एंड अवार्ड्स भी इसमें होना बहुत ज़रूरी है। सो देखिए आपके पास जो रिज्यूम होता है इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स इसमें होने चाहिए लिखे हुए, देन एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन सारे होने चाहिए, स्किल्स आपके अंदर क्या कॉम्पिटेंस है, क्या स्किल्स है वो होने चाहिए, वर्क एंड एक्सपीरियंस में मेंशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेंशन होनी चाहिए कि आपने किस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, रेफरेंसेस में होने चाहिए, ऑनर्स एंड अवार्ड्स इसके अंदर होने चाहिए। सो दीज आर 9 पॉइंट्स। ये वो 9 पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपका पूरा रिज्यूम जो है वो ड्राफ्ट होना चाहिए। ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके एक अच्छा रिज्यूम ये सारे 9 पॉइंट्स को ज़रूर कंपाइल करता है या ज़रूर एड्रेस करता है। इसके बिना आपका रिज्यूम जो है वो इनकम्प्लीट है या फिर वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता जो इम्पैक्ट आपका इस कंप्लीट रिज्यूम में पड़ता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द एसेंस ऑफ अ गुड रिज्यूम। हम कब कहेंगे कि एक रिज्यूम अच्छा है, हम कैसे कहेंगे कि रिज्यूम अच्छा है। देखिए द फर्स्ट पॉइंट इज अ गुड रिज्यूम मस्ट हैव द क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। एक अच्छा रिज्यूम वही होता है जिसमें क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस हो। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि जो आपको बताना है, जो लैंग्वेज आपने लिखा है, जिस तरह से आपने रिज्यूम के अंदर अपनी डिटेलिंग दी है वो बिल्कुल क्लियर हो और वो ऐसा हो जो आपका इंपैक्ट डाले किसके ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर। इट शुड बी इम्पैक्टफुल। द इन्फॉर्मेशन कंटेन इन द रिज्यूम शुड बी ऑर्गेनाइज लॉजिकली। जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है रिज्यूम के अंदर वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए एंड इट शुड बी कंप्लीट इन ऑन रिस्पेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप रिज्यूम में लिख रहे हैं वो कंप्लीट हो, जो डिटेल आप दे रहे हो इट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। वो हर तरीके से कंप्लीट होना आवश्यक है, कंप्लीट होना चाहिए। The second one is a resume must supply complete and relevant information about the candidate। एक अच्छा रिज्यूम वही होता है जो एक कैंडिडेट के कंप्लीट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे, कंप्लीट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रिज्यूम वही होता है जो कंप्लीट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे। कैंडिडेट शुड नॉट मिक्स स्टाइल्स एंड फॉन्ट्स इन द रिज्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी एक कैंडिडेट रिज्यूम को लिखता है या ड्राफ्ट करता है, बेसिकली वेब बेस्ड रिज्यूम जब वो लिखता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फॉन्ट साइज को मिक्स ना करें। ऐसा नहीं हो कहीं पे आप कैम्बेरिया कर दिए हो, कहीं पे आप कैलिबर कर दे रहे हो या फिर टाइम्स न्यू रोमन कर दे रहे हो, या फॉन्ट साइज आप चेंज कर दिए हो, कहीं पे 10 कर रहे हो, कहीं पे 12 कर रहे हो, कहीं पे 11 कर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका रिज्यूम बनेगा वो एक ही फॉन्ट में बनेगा। जो भी रिज्यूम बनेगा उसमें आपका पूरा प्रॉपर आपका जो है पूरा जो फॉन्ट होगा या फिर उसका पूरा जो कस्टमाइजेशन होगा वो बिल्कुल सही होना चाहिए, अलाइनमेंट उसका सही होना चाहिए। रिज्यूम जो है वो देखते ही ऐसा लगना चाहिए, इट शुड क्रिएट एन इम्पैक्ट, अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयर। तो रिज्यूम जो है वो पूरी तरीके से सही ढंग से बनाया जाना है, ड्राफ्ट किया जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ मूविंग नेक्स्ट इज अ फॉर्मेट ऑफ अ रिज्यूम। ये जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ रिज्यूम का, ये जो फॉर्मेट है दिस इज अ बेसिक रिज्यूम। दिस इज अ बेसिक रिज्यूम फॉर्मेट जो आपको बनाना है। देखिए इस रिज्यूम में जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सिमिलरली ये वाला जो रिज्यूम है बेसिकली दिस इज अ नॉर्मल रिज्यूम, दिस इज अ वेरी नॉर्मल रिज्यूम जो आपको बनाना है पेपर में। इफ़ यू हैव द क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन ड्राफ्ट द रिज्यूम लाइक दिस। देखिए रिज्यूम जब बनाएंगे फॉर्मल रिज्यूम, तो रिज्यूम में सबसे पहली बात है कि जब भी आप रिज्यूम बनाएंगे तो इट शुड बी इन अ बॉक्स। आप बॉक्स में बंद करेंगे जब आप पूरा रिज्यूम बना लेंगे। तो रिज्यूम में सबसे पहले आपके पास नेम आता है, तो नेम जो है वो आपको लिखना है। जो भी आप नेम मानते हैं, जो भी आपका है नेम जो भी आप मानते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मिस्टर अजय, तो नेम जो है वो होना चाहिए। देन देयर इज अ फादर नेम, तो आप अपने फादर नेम जो है वो लिखेंगे, मदर्स नेम जो है वो लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखेंगे। योर नेम, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ें मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट द मैरिटल स्टेटस, मैरिड और सिंगल। बेसिकली मैरिड और सिंगल दोनों लिखा है, इन दोनों ऑप्शन में जो है, इफ़ यू आर मैरिड तो राइट मैरिड, इफ़ यू आर सिंगल देन राइट सिंगल। और अगर आप दोनों लिखते हैं तो यू नीड टू टिक, आप उसमें टिक कर दीजिए
कि मैरिड या सिंगल, जो भी आप उसको टिक कर दीजिए, या फिर आप उसको केवल एक को आप लिख सकते हैं। देन देयर शुड बी लैंग्वेज नोन, आप बेसिकली किस किस लैंग्वेज को जानते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये मैंने दिस इज ऑल अजम्प्टेड। आप जो और कोई दूसरा अगर लैंग्वेज जानते हो, फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच जानते हो, जर्मन जानते हो, या कोई दूसरा अगर लैंग्वेज जानते हो, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, या फिर आपका कोई खुद का मदर टंग है, इफ यू आर हैविंग, इफ यू नो तमिल वेरी वेल, इफ यू नो बंगाली वेरी वेल, इफ यू नो पंजाबी वेरी वेल, सो यू कैन एबल टू राइट ओवर हियर। सो जो भी आपके पास बेसिकली जो लैंग्वेज आप जानते हो, उस लैंग्वेज को यहाँ पे लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन लैंग्वेज में आप, इट कैन बी एन नंबर ऑफ मतलब इट कैन बी मल्टीपल हो सकता है, ये आपके पास जो भी लैंग्वेज वहाँ पे होनी चाहिए। देन देयर इज अ परमानेंट एड्रेस, आपके पास देन यू नीड टू राइट अ परमानेंट एड्रेस। बेसिकली ये परमानेंट एड्रेस आपके, ये डिपेंड करता है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग अलग है तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखिए और करस्पॉन्डेंट एड्रेस के बाद बना के लिखिए। अगर नहीं है तो आप एक ही एड्रेस को लिखिए, पर एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, जहाँ पे कि अगर एम्प्लॉयर आपको बाद में करस्पॉन्डेंस करना चाहे, वो आपसे बात करना चाहे या आपको कोई चीज़ इन्फॉर्म करना चाहे, तो वो आराम से कर सकता है। तो परमानेंट एड्रेस जो है वो होना चाहिए। एंड देन देयर इज एकेडमिक क्वालिफिकेशन। देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर, जो सबसे पहला है वो सबसे बाद में। और बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे तो ये थोड़ा इंपैक्टफुल बनता है, सब चीज़ें अलग अलग दिखेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्लीटेड एमटेक फ्रॉम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच विद 78% इन 2016, कि एमटेक किया है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल ब्रांच में 78% इन 2016। देन कंप्लीटेड बीटेक फ्रॉम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी in 2014, mechanical branch 75%. Completed senior secondary school in science stream with 82% 2010. तो इस तरह से आपके पास जो है ये चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं कि इसका 12th हो गया, देन देयर हाई सेकेंडरी 10th हो गया विद 89% इन 2008। तो आपके पास ये जो पूरा के पूरा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो गया है, यानी कि सबसे पहले आपने लेटेस्ट में एमटेक कंप्लीट किया, तो एमटेक में आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, आपने किस सब्जेक्ट से किया है, आपकी परसेंटेज क्या, ईयर क्या है, यानी ये सारी चीज़ें आ गई। आपकी क्वालिफिकेशन, आपका पासिंग, आपका यूनिवर्सिटी कहाँ से किया है, योर सब्जेक्ट यानी किस ब्रांच से आपने किया है, आपका परसेंटेज यानी ईयर, पासिंग ईयर, ये सारी चीज़ें आएंगी। और ये आपका सिमेट्री होनी चाहिए। देखिए सब में लिखा हुआ है, बीटेक जो है उसमें भी सेम ये चीज़ है। देन सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपका 12th का भी लिखा हुआ है, एंड देयर इज अ हाई सेकेंडरी एंड 10th का भी लिखा हुआ है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखना है, बुलेट पॉइंट्स बना के आपको ये लिखने हैं। देन देयर इज अ टेक्निकल क्वालिफिकेशन। देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लैंग्वेज लिख लिया C++, जावा, एंड्रॉयड, HTML, और OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 और लाइनेक्स कर दिया ये अब आपका डिपेंड करता है। आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है यू कैन एबल टू राइट, यू कैन राइट वॉट एवर द वे यू वॉन्ट टू। आपको जैसा लगता है वैसे आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये केवल एज एन एग्जाम्पल ही मैंने लिखा है यहाँ पे, आई हैव रिटन इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ओनली, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिखा है। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन, देयर इज अ टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन के पास आपके पास है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यानी आपने अभी तक एक्स्ट्रा क्या क्या किया है, व्हाट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने कहाँ पे यानी आपने अभी पार्टिसिपेट किया है, कहाँ पे क्या क्या किया है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है जॉइंट सेमिनार लाइक ICCS एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये मैंने लिख दिया है। सेकंड लिखा पार्टिसिपेटेड इन मेनी पेपर प्रेजेंटेशंस एंड सक्सेसफुली कोऑर्डिनेटेड कॉलेज एनुअल फेस्ट। अब आपके इसके अलावा अगर डिबेट में आपने कुछ लिया है, आपने कोई सेमिनार कंडक्ट करवाया है, अगर आपने कोई स्पीच में पार्टिसिपेट किया है, या आपने अपने किसी टीम को अपने कॉलेज या स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर कॉलेज लेवल पे अगर आपने रिप्रेजेंट किया है, तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी आएंगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप जितना चाहो उतना लिख सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा जब आप लैंग्वेज आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। लैंग्वेज में यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक, सेंटेंस एरर नहीं आना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आपको उसी अकॉर्डिंग बनेगी। देन देयर इज अ हॉबीज, आपके इसका हॉबीज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंटर्न सर्वे, पेंसिल स्केचिंग, ये अजम्प्टेड है तो मैंने ये लिख दिया है। आपका क्रिकेट है, फुटबॉल है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, या फिर कुछ और अगर आपका हैबिट है या फिर आपका कुछ और हॉबीज़ है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं देयर हॉबीज़। एंड द लास्ट वन इज द डिक्लेरेशन पार्ट। देखिए डिक्लेरेशन पार्ट जो है वो चेंज नहीं होता है, बेसिकली वो हमेशा एक ही तरह का रहता है। और डिक्लेरेशन पार्ट बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ऊपर जो जो चीज़ें मेंशन की है, जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं वो आपके ही हैं, आप डिक्लेयर कर रहे हैं। और अगर ये गलत होता है या इसमें कुछ फ्रॉड अगर निकलता है तो यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो डिक्लेरेशन में क्या होता है, इसमें आपको एक ही लाइन होती है और ये आपको लिखनी होती है, एंड इट्स अ
कॉमन फॉर ऑल, इट्स कॉमन फॉर ऑल। रिज्यूम में आप अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। पर डिक्लेरेशन पार्ट जो है वो 90% आप सेम रख सकते हैं। जैसे आप लिख दिया, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, कि जो भी मैंने ऊपर लिखा है, जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर लिखा है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। और ये मेरी जानकारी में है, जो लिखा है वो मैं जानता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, और जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो मेरे ऊपर है। आई एम सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो डिक्लेरेशन सबका सेम रहेगा। जब डिक्लेरेशन लिख देंगे, फिर आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डेट, यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे सिग्नेचर एंड देन नेम, ये आपके पास आ जाएगा। जब पूरा रिज्यूम बन जाएगा तो पूरे रिज्यूम का एक बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ये आपके पास पूरा रिज्यूम का फॉर्मेट है। एक बात और ध्यान रखिए कि जैसे आपने यहाँ पे नेम वेम लिखा, तो इसके राइट हैंड साइड में आप यहाँ पे फोटो के लिए वो करेंगे, यहाँ पे फोटो यू नीड टू स्टिक द फोटोग्राफ, रादर आप एक बॉक्स बना यहाँ पे फोटोग्राफ, फोटो लिख देंगे तो भी चलेगा। ये बेसिकली यू कैन एबल टू पेस्ट योर फोटोग्राफ, उसके लिए ये स्पेस जो है वो रिज्यूम्स में बनाया जाता है। तो अब आपके पास रिज्यूम का ये पूरा फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये रिज्यूम जो है वो पूरा के पूरा जो है वो आपको बनाना है। दैट इज योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, एकेडमिक, टेक्निकल, एक्स्ट्रा करिकुलर, हॉबीज, डिक्लेरेशन एंड डेट, प्लेस एंड योर नेम एंड सिग्नेचर। और जब आप पूरा बना लोगे तो आप इसको ब्रैकेट में बंद कर देना। एक बात और, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप रिज्यूम आप बनाते हो या फिर रिज्यूम का कोई क्वेश्चन अगर आपके पेपर में अगर आता है, तो आप जितने भी पॉइंट्स, जब आप पॉइंट्स में लिखते हैं और जितने भी सब हेडिंग्स हैं, इन सभी सब हेडिंग्स को आप लोग ब्लैक पेन से हाईलाइट करेंगे। जिससे ब्लैक पेन से अगर आप लिखेंगे और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी ब्लैक पेन, तो उसका एक अलग से इम्पैक्ट जो है वो एग्जामिनर में पड़ता है। तो ये जितने भी रिज्यूम राइटिंग के जितने भी सब हेडिंग्स हैं, सब ब्लैक पेन से होंगे, और अंदर की पूरी डिटेलिंग जो है इट शुड बी इन अ ब्लू पेन, ये पूरा के पूरा ब्लू पेन से होगा। और ये पूरा के पूरा जो है वो सिमेट्री होना चाहिए। और रिज्यूम जो है, जब रिज्यूम लिखेंगे वो भी सिमेट्री होना चाहिए, यानी नेम के नीचे फादर, एन के नीचे एफ और एफ के नीचे एम, एम के नीचे डी होना चाहिए। ये नहीं कि ये सब चीज़ें जो है वो इधर उधर चली जा रही है, जैसे आपने नेम का एन यहाँ पे कर लिख दिया, एफ यहाँ पे जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये जितना भी आपके पास होगा ये सब सिमेट्री ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, और एक के नीचे एक जो है वो होना चाहिए। तो ये आपके पास आज पूरे लैंग्वेज लैब का जो सेशन, आज ये पूरे इसमें पर्टिकुलर लेक्चर में हमने पूरा रिज्यूम जो है वो डिटेल में डिस्क्राइब किया है, और अब यही रिज्यूम का पार्ट जो है वो आपको आगे भी करना है। आई होप कि रिज्यूम से रिलेटेड आपकी जो भी अब क्वेरीज है या प्रॉब्लम है वो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगी। थैंक यू।